नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आप जैसे जानते हैं हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन PQR ब्रांचेस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी टॉपिक हम इसमें सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस पर थ्योरेटिकली बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि न्यूमेरिकल कम बना है लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है इस पर। तो जो टॉपिक आज डिस्कस करने में वो मैं बता देता हूँ। जैसे आज हमने पढ़ना है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन PQR ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास जो जिस इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलती है तो वो रोटेशनल वैल्यू क्या होगी, J मैक्सिमम निकालना है हमें R और P ब्रांचेस में, ठीक है। और टेम्परेचर पर किस तरीके से निर्भर करता है हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। ये हमारा ग्राफ है, ये किस तरीके से आता है, ऐसा क्यों बना है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ग्राफ पर। तो टेम्परेचर का स्टडी करेंगे, क्या क्या इसका प्रभाव होता है। इससे बहुत क्वेश्चन बना है प्रीवियस एग्जाम्स में, आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे हम PQR ब्रांच से। ग्राफ से ही हम रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्चुअली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, अब वो किसी कारणवश डिलीट हो गई गलती से मुझसे और मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इन रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा हमें, जैसे मैंने बताया। फिर हम मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वेव नंबर का, जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, वो हम R और P ब्रांच में निकालेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है और उसके कोरस्पोंडिंग जो हमें हमारे पास वेव नंबर होगा और P ब्रांच में वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। इसकी मदद से फिर हम मैक्सिमम वेव नंबर निकालेंगे जिसके कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है, उसकी मदद से हम रोटेशनल कांस्टेंट को निकालना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको PQR ब्रांचेस के बारे में बताया था। तो किसी भी वाइब्रेशनल स्टेट्स में ट्रांजिशन जब होता है दो वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में, तो वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में क्या होता है, रोटेशनल स्टेट। तो यदि रोटेशनल स्टेट जो है हमारे पास डेल J -1 से चेंज होगा तो P ब्रांच होता है, डेल J +1 से चेंज होता है तो R ब्रांच होता है, और डेल J 0 होता है तो Q ब्रांच होता है। ये ऑलरेडी हम डिटेल हमने इसका स्टडी किया था, ठीक है। अब आप देखो, ये जो हमारे स्पेक्ट्रम होता है मैंने बताया था। अब ये हमारे पास जो R ब्रांचेज आए हैं, आप यहाँ देख सकते हो 2B का डिफरेंस है। ये क्या है, 2B का डिफरेंस हमारे पास है। और ये हमारा इधर हम वेव नंबर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। और वेव नंबर इधर, ये जो हमारे पास सेंट्रल लाइन है म्यू नोड, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, जिसको जीरो गैप भी बोलते हैं हम। लेसर वेव नंबर, हायर वेव नंबर, हम इसको रेस्पेक्ट मतलब इसके रेफरेंस में मेज़र करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ आता है। अब यहाँ ध्यान से देखना, जैसे जैसे अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास R का है यानी R0, और ये किसका है R1, और इसी तरीके से ये किसका है R2। R0 का मतलब है 0 से 1 में ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। 1 का मतलब है 1 से 2 में ट्रांजिशन हमारे पास हुआ है, और यहाँ 2 का मतलब है 2 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, P ब्रांच है। ये हमारे पास क्या है, R ब्रांच है। ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि P1, हम जानते हैं इसमें 0 नहीं होता, मैंने कल आपको बताया था। आप अब यदि आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो P1 का मतलब है 1 से 2 में ट्रांजिशन हुआ है। ये क्या है, P2 है, इसका मतलब क्या है 2 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन देखो, इंटेंसिटी का क्या देखो, वेरिएशन देखो। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है ना। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आप इंटेंसिटी देखो तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से वो सेंट्रल वेव नंबर जो है हमारे पास, उससे जाएंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, फिर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो गैप है वो क्या है, आप देख सकते हो। इस साइड भी ऑब्जर्व करो और इस साइड ऑब्जर्व करो, वो कॉन्स्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, 2B का गैप आ रहा है, ठीक है।
टू भी गैप आ रहा है, लेकिन ये क्या है, आइडियल स्पेक्ट्रम है हमारे पास। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्या है, आइडियल स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा ना आपने किस तरीके से होता है। पहले जे की कुछ वैल्यू होती है मैक्सिमम, ठीक है ना, जे का कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। आर ब्रांच में भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा जे का, जहाँ तक वो इंक्रीज होगा, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। अब ये आइडियल स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि एनहार्मोनिसिटी की वजह से ना हमारे पास ये जो गैप होता है, वाइब्रेशनल और रोटेशन बैंड में इंट्रैक्शन जरूर होता है। तो वाइब्रेशन, जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो वाइब्रेट कर रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, तो उसके बीच में इंट्रैक्शन की वजह से इन दोनों में कांस्टेंट गैप नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रियल स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, रियल स्पेक्ट्रम होता है। ये मैंने आप कल भी आपको इसके बारे में बताया था, मैंने बनाकर आपको समझाया था। अब देखो जो हमारे पास आर ब्रांच है, ठीक है, आर ब्रांच में देखो जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लेस हो रही है, कम स्पेसिंग हमारे पास है। और इधर स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पी ब्रांच में स्पेसिंग बढ़ रही है, आर ब्रांच में स्पेसिंग कम हो रही है। और ये होता है हमारे पास रियल स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और आप इंटेंसिटी ग्राफ वही है, देख सकते हैं। पहले इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर जे का कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा वहाँ, ये जहाँ पर कोई जे का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे ये क्या है, ये आर 0 होगा, ये क्या होगा, आर 1 होगा। तो 1 पर ही, यानी जे का वैल्यू 1, जो ट्रांजिशन जे 1 से जे किस में गया है, हमारे पास जे 2 में गया है इसके लिए, तो ये हमारे पास लोअर हम लेते हैं, तो जे इज इक्वल टू 1 से किस में गया है, हमारे पास 2 में। तो जे इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है। इसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हैं पी ब्रांच के लिए क्या होगा, पी ब्रांच के लिए ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे R1 का वैल्यू होगा, ठीक है, और यहाँ सॉरी P1 होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, P2 हमारे पास होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, किस में गया है, 2 से 3 में, ठीक है ना। तो 2 से 3 में गए, तो यहाँ पर 2P ब्रांच के लिए 2 से 3 में जब जाएगा तब इसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगा। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, HCl का है और यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन रोटेशन वाइब्रेशन बैंड, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो AR देखो इस साइड बनाया है इस बार, तो ये मत सोचना ये M लिया है ना। हम M जानते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन जिसमें मैंने बताया था, M का वैल्यू जो होता है हमारे पास 1 2 3, ठीक है ना। ये किसके इक्वल होता है, J+1 के इक्वल होता है R ब्रांच के लिए। और M का वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 और इक्वल टू -J। ये होता है हमारे पास P ब्रांच के लिए। तो ये P ब्रांच के लिए देख सकते हैं RP। अब यहाँ देखो जब टेम्परेचर बढ़ा, T ये था, फिर और बढ़ाया हमने, फिर हमने क्या किया, और बढ़ाया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ भी फिर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। अब डिफरेंस देखना आप, यहाँ पे दो चीज़ें देखो, एक तो टेम्परेचर पर नज़र करो और एक रोटेशनल कांस्टेंट पे नज़र करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने रोटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था जो जे का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होता है, जे का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, अंडर रूट KT अपॉन में 2BHC -1/2, ठीक है ना। अंडर रूट सिर्फ इस पर है ये। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जे का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से जे मैक्सिमम की तरफ आएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये ग्राफ क्या है, फैलने लगा, है ना। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी दूर होने लग रही है ना। आप देख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखो, इस तरफ जब हम मूव करेंगे तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो जे का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो जे इस साइड आ रहा है हमारे पास। सेम केस इसमें है। अब बात करें यदि रोटेशनल कांस्टेंट की, अब देखो बी का वैल्यू आप गौर से देखो, बी जो हमारे पास है, बी कम होगा तो जे ज़्यादा होगा, है ना।
बी का वैल्यू कम। अब देखो बी का वैल्यू हमने क्या लिया है, कम लिया है। अब यदि इन दोनों को कंपैरिजन करो तो देखो बी यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जे आएगा ये कितना 1 और यहाँ ये कितना है 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये कम से कम 6-7 के आसपास आएगा, ये 10 है ना यहाँ पे, तो जे मैक्सिमम 6-7 के आसपास आएगा, तो कम पे जे ज़्यादा आ रहा है, बी कम होगा तो जे हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा होपफुली। तो हम क्या देखते हैं, वी सी डेट द इंटेंसिटी जीरो एट द बैंड ओरिजिन, बैंड ओरिजिन पर इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, और इंक्रीज करती है जैसे जे का वैल्यू बढ़ता है दोनों साइड। देखो इंटेंसिटी बढ़ रही है इस साइड भी और इस साइड भी, और मैक्सिमम पे रीच करती है, फिर उसके बाद स्लोली क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। However, the R branch is stronger than the P branch। अब R branch stronger P branch इसलिए कहने का मतलब देखो उसका, क्योंकि R branch में लाइंस क्या होने लगती हैं हमारे पास, कि जो स्पेसिंग होती है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और उसमें स्पेसिंग क्या होने लगती है, दूर दूर होने लगती है। तो आर ब्रांच में हेड फॉर्मेशन होता है हमारे पास, लेकिन इमिशन बैंड में क्या है, उल्टा है। ये हमने एब्जॉर्प्शन का ही तो पढ़ा कि 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, उल्टा होता है। पी ब्रांच में हेड फॉर्मेशन होगा, आर ब्रांच में नहीं होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर का देखो क्या फ़र्क पड़ता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द मोलिकुलर गैस इज इंक्रीज, तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी मैंने आपको समझाया द बैंड एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, समझाया था टेम्परेचर से, क्योंकि जे का वैल्यू मैक्सिमम होने लगता है तो बैंड का वैल्यू हमारे पास जो है वो बढ़ने लगता है, विड्थ बढ़ने लगती है, विंग्स की विड्थ बढ़ने लगती है, और इंटेंसिटी मैक्सिमम दूर होने लगती है, वो भी मैंने आपको ग्राफ्स के माध्यम से भी समझाया। हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, एक्सपेंड हो रहा है, हाइट डिक्रीज होने लगती है। द इनइक्वालिटी बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द टू ब्रांचेस बिकम्स लेस मार्क्ड। अब देखो जो इनइक्वालिटी है ना बिटवीन द टू इंटेंसिटीज, हम जब हमारे पास कम टेम्परेचर कम रहेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ग्राफ से हम समझते हैं। देखो टेम्परेचर कम है तो हम क्या बता सकते हैं, हायर इंटेंसिटी और मैक्सिमम दोनों में इंटेंसिटी का आसानी से डिफरेंस पता कर सकते हैं हमें ना, आरपी ब्रांचेस के बारे में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, आप देखो इंटेंसिटी में ना फ़र्क कम होने लगा, धीरे धीरे ना फ़र्क क्या होने लगा, कम होने लगा। आप देखो क्योंकि फैलने लगे, वो फ्लैट होने लगे इस चीज़ की वजह, इस हायर टेम्परेचर की वजह से। तो जो टू ब्रांचेस की जो इंटेंसिटी है ना, द डिफरेंसेस बिटवीन देम बिकम्स लेस मार्क्ड। अब बात करें हम रोटेशनल कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है। देखो रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ द बैंड इज, इफ द रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैंड इज नॉट रिजोल्व देन द पी एंड आर ब्रांचेज अपीयर एज विंग एक्सटेंडिंग। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। पी आर और मैक्सिमम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से, उसकी मदद से पी और आर के मैक्सिमा को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसकी मदद से हम रोटेशनल को और सेपरेट करना है, फिर उसकी मदद से हम बी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो ध्यान से, ये तो हमारे पास ग्राफ था, मैं बनाता हूँ यहाँ पर इस चीज़ को। देखो ये है, ये मेरे पास आर ब्रांच था, ये मेरे पास पी ब्रांच था, ये मैक्सिमम वेव नंबर होगा, ये किसके लिए वेव की आर, कोई वेव नंबर तो होगा ना उस लाइन का जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है, तो आप वो निकाल लो, है ना। पी ब्रांच में किस वेव नंबर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है, पी ब्रांच पर हमारे पास, सॉरी ये तो ये मार्कर काम नहीं कर रहा, सॉरी। तो हाँ आप समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि पी में हमें कोई वेव नंबर होगा जिस पर हमारे पास क्या मिलेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी, वो निकालना है। फिर इन दोनों का आप क्या कर दो, डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं हम, डिफरेंस निकाल ले। तो इन दोनों के डिफरेंस की मदद से मैं रोटेशनल कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। कैसे, अब वो देखो द वैल्यू ऑफ जे एट विच मैक्सिमम ओकर इज गिवन बाय, इसका मैंने प्रूफ भी कराया था आपको रोटेशनल कांस्टेंट जब पढ़ाया था, तो ये ध्यान भी होना चाहिए। तो जे का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है। अब हम जिस आर ब्रांच और पी ब्रांच में जब मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास आई है तो वो वेव नंबर हम निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वाइब्रेशन और रोटेशन इंटरेक्शन को इग्नोर कर दिया है ना, तो इक्वेशन हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाती है। मैंने कल इसको प्रूव भी कराया था आपको, यही आपको याद भी होनी चाहिए, है ना। ये इक्वेशन आपको याद भी होनी चाहिए। एक सिंगल इक्वेशन मैंने बताई थी जिसकी मदद से हम आर और पी को हम रिजोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास इन किसी भी वेव नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, आर और पी ब्रांच में वेव नंबर निकाल सकते हैं हम किसी के भी। अब हमने तो मैक्सिमम निकालना है, तो जे का मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये जो जे है ये मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे। तो आर ब्रांच में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है इस वेव नंबर पर, इस रोटेशनल नंबर पर हमारे पास क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो हम यहाँ रख देंगे तो मैक्सिमम वेव नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पी ब्रांच में भी, तब देखो क्या तो मैक्सिमम मिलेगा, ये एज इट इज़ जे की जगह मैक्सिमम वैल्यू हमने रख दी, √KT/में 2BHC - 1/2। इसी तरीके से पी ब्रांच में वो वेव नंबर हमने निकाल लिया जहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, वेव नंबर मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जे का वैल्यू लिख दिया। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट क्या, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे तो ये देखो कट जाएगा, ये माइनस हो गया, ठीक है, और ये आ गया प्लस। सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आ गया, ये इससे कट गया 2b, और ये +2b, ये भी +2b, तो ये 4b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारे पास कॉमन था। अब जब 4b की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आया, सिंपली ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 4b की मल्टीप्लाई जब -1/2 में करेंगे तो माइनस के 2b आएगा, एक 2b ऑलरेडी हमारे पास बाहर है तो कट जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये 4b बाहर कब आया होगा, यदि अंदर जो है मेरे पास क्या होगा, 16b² होगा। अंदर हमारे पास कितना होगा, 16b², हमारे पास 16b² होगा, क्योंकि 16 है तो 4 बाहर आएगा, b² है तो b बाहर आया होगा। अभी अंदर लेके चला गया मैं, 2 से 16 को काट दिया तो 8 आ गया, b² थे तो b नीचे से काट दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब ग्राफ की मदद से ना ये डिफरेंस निकाल लेंगे। हमारे पास ग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास यही तो है, ठीक है। ये डिफरेंस हमने मैक्सिमम का ये डिफरेंस निकाल लिया ग्राफ की मदद से, और ये ग्राफ हमारा किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आया वो भी निकाल लिया। तो ये डिफरेंस हमने निकाल लिया, किस टेम्परेचर पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो निकाल लिया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी मदद से हम रोटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे, एक कंटिन्यूटी बनाओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।